नमस्कार। संबो इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आपकी जो एग्जाम लगेगी बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक को जो आएगा वो आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो चलता है वो चलेगा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें यूनिट वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक से पढ़ने होते हैं। देखिए, वही अपने पास में 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, नई यूनिट जो है वो रहेगी अपने पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं अपन। तो देखो, स्पेक्ट्रोमिति, इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है। सेकंड यूनिट की अगर बात करें तो क्या है अपने पास में, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो इसके अंदर एक तो टॉपिक है अपने एल्कोहल, एक है फिनोल और एक रहेगा अपने पास ईथर। थर्ड यूनिट की बात करें तो दे रखा है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड है तो देखो कार्बोनाइल यौगिक। नेक्स्ट अगर बात करें अपन फोर्थ यूनिट तो क्या दे रखे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड डेरिवेटिव्स, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न पढ़ने हैं। और लास्ट यूनिट जो दे रखी है वो दे रखी है एन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिक। देखो, इनमें इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा दो स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, एक दे रखी है यूवी और एक दे रखी है आईआर। ये कौन सी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कौन सी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी पैराबैंगनी और अवरक्त क्षेत्र स्पेक्ट्रोस्कोपी। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे यहाँ से, 2। सबसे पहले बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इनमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों की परिभाषा वगैरह अपन को बतानी पड़ती है। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ जो भी परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, इन विकिरणों के अवशोषण से। तो अपन को पढ़ने हैं अवशोषण के नियम। 2 नियम है, एक इसका नियम है लैम्बर्ट, एक इसका नियम है बेयर, और दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, बेयर लैम्बर्ट का नियम। नेक्स्ट देखिए, अगर अवशोषण हुआ इन विकिरणों का तो यहाँ पर क्या होंगे, संक्रमण, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये हो गए एब्जॉर्बेशन लॉ, और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। संक्रमण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ये टोटल कितने टाइप के होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं देखिए, तो अपन ने कहा टोटल है अपने पास में, पहले सिग्मा, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग, और फिर एन। तो पहला तो कौन सा हो जाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। सेकंड कौन सा हो जाएगा, पाई 2 पाई स्टार। तो ये हो गया पाई 2 पाई स्टार। नेक्स्ट अगर बात करें तो N2 सिग्मा स्टार, और नेक्स्ट अगर बात करें तो पाई 2 N2 पाई स्टार। तो N2 पाई स्टार। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किन यौगिकों में पाए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह क्या होते हैं, उसका एक वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस आती हैं। एक आती है क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर, और एक नाम आता है ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम। तो देखो, क्रोमोफोर जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो अपन के क्रोमोफोर उसको बोलते हैं जिसके कारण हमेशा क्या उत्पन्न होता है, कलर, रंग उत्पन्न होता है। और ऑक्सोक्रोम्स अपन किसको बोलते हैं, तो अपन का ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है जिनमें खुद में कलर प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन ये जब किसी और ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो उसकी इंटेंसिटी में क्या कर देते हैं, वृद्धि, क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर। अब देखिए, जैसे किसी ग्रुप के साथ कोई दूसरा ग्रुप अपन जोड़ते हैं
तो यहाँ पर 4 टाइप की क्या पढ़नी है अपन को, शिफ्ट पढ़नी है। इन्हें बोलेंगे रासायनिक विस्थापन या कहेंगे केमिकल शिफ्ट। कौन कौन सी पढ़नी है अपन को, देखिए सबसे पहली क्या कहते हैं इसको, रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट कहें या इसे कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट या इसे बोला जाता है वर्णोत्कर्षी विस्थापन। सेकंड देखिए जो आती है वो आती है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट या इसे कहा जाता है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। थर्ड की बात करते हैं तो लिखते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और चौथी जो होती है वो होती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देखो क्या मतलब है इनका, अगर किसी कंपाउंड में किसी और ग्रुप को जोड़ा जाए तो अगर उसके लैम्डा में क्या हो जाए, वृद्धि, तो वो तो क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ गया तो रेड शिफ्ट। तरंग दैर्ध्य अगर घट गया तो क्या कहलाती है, ब्लू शिफ्ट। अगर एप्सिलॉन मोलर अवशोषण गुणांक में क्या हो जाए, वृद्धि, तो क्या कहलाती है, हाइपर शिफ्ट। और अगर एप्सिलॉन के मान में कमी हो जाए तो ये क्या कहलाती है, हाइपो शिफ्ट। यानी इस तरह से इनके ग्राफ बनते हैं, एप्सिलॉन और लैम्डा। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन है, एनर्जी नहीं है, तो अपन ने कहा नॉर्मल कोई भी ग्राफ इस तरह से आता है। अगर अपन ने किसी ग्रुप के जोड़ने से ये ग्रुप इधर खिसक जाए, ग्राफ इधर खिसक गया, यानी लैम्डा क्या हो गया, इंक्रीज, यानी इस तरह से हो जाए, तब तो क्या कहलाती है ये रेड शिफ्ट। अगर ये ग्राफ पीछे की तरफ खिसक जाए, यानी इस तरह से खिसक गया, तो ये क्या कहलाती है, ब्लू शिफ्ट। अगर ये इस तरह से हो जाए, यानी इसका मान एप्सिलॉन के मान में क्या हो जाए, वृद्धि, तो क्या कहलाती है, हाइपर शिफ्ट। और अगर एप्सिलॉन के मान में कमी हो जाए तो क्या कहलाती है, हाइपो शिफ्ट। ये चार अपन को क्या पढ़नी है, शिफ्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है इसमें वुडवर्ड फिजर रूल। देखिए वुडवर्ड फिजर का जो नियम है, इससे अपन हमेशा क्या निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स। कितने कंपाउंड्स के लिए दे रखी है लैम्डा मैक्स, 2। एक तो आपको वुडवर्ड फिजर रूल पता होना चाहिए किसके लिए, एल्किन्स के लिए। एल्किन्स की बात करें यानी जिनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, एक होने चाहिए इनोन। इनोन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी एल्डिहाइड या कीटोन, और इसके सहयुग्मन में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इनोन कहलाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि लगभग हर साल वुडवर्ड फिजर जो रूल है उसका क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब देखिए देखिए अब इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसकी बात करें तो उसमें आता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप अगर ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आप इस यूनिट का एक जो क्वेश्चन है वो आराम से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि कौन से कंपाउंड है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। तो देखो आईआर के लिए पता होना चाहिए उसका डाइपोल मोमेंट, क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का मान अगर क्या है 0 तो वो क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव होते हैं। यानी ऐसे यौगिक हैं वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते। जैसे जनरली बात करें किसकी, CO2, इसके लिए म्यू का मान क्या होता है, 0। या अगर बात करें N2 है, O2 है, H2 है, यानी जिनमें दोनों परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, उनके लिए म्यू का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी, आवेश गुणा दूरी, और आवेश नहीं आएगा क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है। सेकंड बात करें तो क्या म्यू इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, वो क्या देते हैं, आईआर एक्टिव, यानी वो आईआर स्पेक्ट्रम में देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहले अणुओं की बात। अब यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रम देने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला क्या होना चाहिए, जो अणु की आवृत्ति है वो बराबर होनी चाहिए किसके, विकिरण की आवृत्ति के। और सेकंड म्यू नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, 0। अगर पहले से नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसमें क्या कराने पड़ते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशंस, जिनको बोलते हैं कंपन की विधाएं। ये कितने टाइप की हो सकती हैं, 2। एक तो कौन सी होती है, तनन, स्ट्रेचिंग, इसका मतलब इनमें बॉन्ड एंगल जो होता है उसको नो चेंज, चेंज नहीं करते हैं, किसको चेंज कर देते हैं, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज। दूसरे होते हैं कौन से, बंकन। बंकन किसको कहते हैं,
तो इसको बोलते हैं बेंडिंग। बेंडिंग में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखो तनन कंपन भी दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है, सिमेट्रिक सममित। एक कौन सा होता है, असममित। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे ये CO2 है, दोनों बंद लंबाइयों को पकड़ के या तो बढ़ा दो या दोनों बंद लंबाइयों को क्या कर दो, संपीड़ित कर दो। तो जैसे ये थी, एक बार इन दोनों का संपीड़न करा दिया, एक बार इन दोनों का क्या करा दिया, प्रसार। यहाँ पे म्यू के मान में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। असममित क्या होते हैं, जिसमें ये पहले से बॉन्ड लेंथ थी, एक को तो फिक्स कर लो, दूसरी को घटा दो या बढ़ा दो। जैसे इसको फिक्स करके इसको घटा दिया, या इसको फिक्स करके इसको बढ़ा दिया, या फिर एक को घटाओ और एक को बढ़ा दो। ये कौन से तनन कहलाते हैं, असममित। इनमें म्यू क्या हो जाता है, चेंज। तो CO2 जो होती है वैसे तो क्या होती है, IR इनएक्टिव, लेकिन असममित तनन कंपन के कारण ये क्या बन जाती है, IR सक्रिय। बंकन कंपन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं किसमें, तल में, एक होते हैं किससे, तल से बाहर। देखो इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। तल में जो कंपन है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक कौन से होते हैं, कैंचिनुमा, इनको बोलते हैं सीजरिंग। एक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रॉकिंग। ऐसे ही तल से बाहर हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक को क्या बोलते हैं, वैगिंग, और एक जो होता है वो क्या होता है, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग को बोलते हैं व्यावर्तित। देखो इसमें क्या होता है, कैंचिनुमा में जैसे कैंची चलती है, इसमें क्या होता है, थीटा का मान, जैसे ये कोई H2O है, ये क्या था, थीटा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो थीटा कम हो जाएगा। ये दोनों बाहर की तरफ गति करेंगे तो थीटा के मान में चेंज हो जाएगा। और थीटा जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, म्यू। रॉकिंग में क्या होता है, पेंडुलम के जैसे गति होती है, संदोली बोलते हैं, दोनों एक साथ इधर जाते हैं, दोनों एक साथ इधर आते हैं, थीटा के मान में नो चेंज। ऐसे अगर बात करें वैगिंग, तो एक साथ तल से बाहर या एक साथ तल के अंदर जाते हैं, थीटा के मान में नो चेंज। ट्विस्टिंग में बात करें तो एक तल से बाहर जाता है तो एक तल के अंदर, तो यहां पर थीटा के मान में क्या हो जाता है, चेंज। यानी या तो पहले से क्या होना चाहिए, म्यू का वैल्यू जो नॉट इज इक्वल टू 0, और नहीं है तो उसमें क्या पाई जा सकती है, फिर कंपन की विधाएं वगैरह। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसके बनते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे आप UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको अच्छे से पढ़ लें, जिसके कारण आपका एक क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ये तो इजी सा आता है, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको क्या रखनी पड़ती है, कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो याद रखनी पड़ती हैं, जिससे कंपाउंड्स की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। चलिए बात करते हैं अपन सेकंड। तो दो में से आप एक क्वेश्चन है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अल्कोहल फिनोल ईथर। 50 से 60% क्वेश्चन किसके आते हैं, अल्कोहल के। 90% क्वेश्चन दोनों के मिला के आ जाते हैं, अल्कोहल और फिनोल के। ईथर के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। देखो इसमें से सबसे पहले बात करें किसकी, अल्कोहल। अल्कोहल जो है उसमें क्या कहेंगे, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ROH, कितने हाइड्रोक्सी हैं, तो अपन बात करेंगे सबसे पहला, एक हाइड्रोक्सी समूह है हो तो क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। दो हाइड्रोक्सी हो जाए तो क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अगर तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और अगर तीन से भी ज्यादा हो जाए तो अपन क्या कहते हैं उसको, मोर देन 4 है तो क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी में अपन को पढ़ना होता है ROH। अब R जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके बेसिस पे ये फिर से तीन टाइप का हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे ये वाला अल्कोहल कौन सा कहलाता है, 1 डिग्री, जिसमें OH ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा वो एक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 2 डिग्री की बात करें तो OH ग्रुप जोड़ दिया, इन दोनों में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कितने से जुड़ा हुआ होना चाहिए, 2 से। और 3 डिग्री तो बनेगा यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये अपन को पढ़ने हैं। डाईहाइड्रोक्सी में क्या पढ़ना होता है, CH2OH CH2OH, इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल।
ग्लाइकोल, ठीक है जी। और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसमें अपन को क्या पढ़ना होता है, CH2OH, CHOH, CH2OH, और ये क्या है, ग्लिसरॉल। ओके जी, तो ये तीनों कंपाउंड अपन को पढ़ने हैं, मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। तीनों में पढ़ना क्या है, सबसे पहला सिंपल इनके निर्माण की विधियां, और उसके बाद में इनकी केमिकल रिएक्शंस। निर्माण की विधियों वगैरह की अगर अपन बात करें तो जो चेन रिएक्शन अपन पढ़ते थे, चेन रिएक्शन के अंदर बात करें तो कौन सी चेन रिएक्शन होती है जिसमें अपन कहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, तो सबको वैसे याद होगी, एक बार फिर बता देते हैं। एल्केन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्कीन, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड, और एसिड के ऑक्सीडेशन और से CO2 प्लस H2O। इधर से इधर क्या चलेंगे इनके रिडक्शन। तो एल्कोहल को बनाना है तो किससे बना सकते हैं, एल्कीन से, या एल्डिहाइड और कीटोन के अपचेन से, या एसिड के अपचेन से। जनरल रिएक्शंस है, एल्कीन वाले में दो नाम आएंगे, हाइड्रोबोरोनीकरण और मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। यहाँ पे इनसे पूछे जाते हैं तो इस टाइप की रिएक्शंस आपको नॉर्मली पढ़ लेती हैं। फिर बात करते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए, जब इनके क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपन तो यहाँ पे तीन टाइप की कैटेगरी रख सकते हैं अपन, ROH ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ROH ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप से कि एल्कोहल जो होता है उसकी बजाय फिनोल और आपको दे दे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सारे सिलेबस में आपको अम्लीयता का क्रम पूछ लेता है, ये अम्लीय सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोक्साइड, यहाँ पे क्या बनता है, फिनोक्साइड, और यहाँ पर कौन बनता है, कार्बोक्सिलेट, और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्थायी है, एल्कोक्साइड की बजाय फिनोक्साइड क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। तो इस टाइप से इनकी केमिकल रिएक्शंस है वो अपन को पढ़नी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर एक आती है एल्कोहल के पहचान की विधियां, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों जो आपको दे रखे हैं एल्कोहल, तो इनको पहचान कैसे की जाती है, इसके लिए दो विधियां हैं। एक है विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, या इसी को बोला जाता है RBW टेस्ट, और एक जो आता है उसे बोला जाता है लुकास टेस्ट या लुकास परीक्षण। ये दोनों ही में क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, और फिर 1 डिग्री की। इसके आधार पर इनकी क्या करी जाती है, पहचान। विक्टर मेयर विधि में 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल है वो व्हाइट कलर देता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, RBW टेस्ट। और ये जो है इसमें क्या कहते हैं, पीपीटी जो होती है वो सबसे पहले किसकी आती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। ये तो हो जाता है मोनोहाइड्रोक्सी। सेम ऐसे ही क्या पढ़ना अपन को, डाईहाइड्रोक्सी। डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहलों की अगर बात करें तो अपन ने कहा एथिलीन ग्लाइकोल पढ़ना है। एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर तो सारे के सारे 2 OH ग्रुप है, दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी भी कैसी होती है, हर वो दो बार करवानी है अपन को। तो यहाँ पर कंप्लीट करने वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दे ZnCl2 है और आपको पूछ ले इसकी रिएक्शन है कंप्लीट कराओ, या फिर जैसे आपको दे दे यहाँ पे HX है, हाइड्रोजन हैलाइड से भी क्रिया है, 2 बार करवानी है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, तो बस वही है, यहाँ से क्या हट जाएगा H, यहाँ से एक बार दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या हट जाएगा H2O, और दोनों जगह कौन आ जाता है, CH2X, CH2X क्या बन जाता है, डाई हैलाइड। इस टाइप के ये तो क्वेश्चंस हैं वो अल्कोहल की नॉर्मल रिएक्शंस के हैं। फिर अपने आता है ट्राई हाइड्रोक्सी। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है वो भी अपने आप में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट करने वाले जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक तो पूछा जाता है इनकी रिएक्शन करवानी है किससे, HCl से, एक बोला जाता है 25% एक्स्ट्रा HCl डाल दो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट A और B बनते हैं ये दोनों सेम नहीं बनते हैं। ऐसे ही अगर बात करें इसकी रिएक्शन करा दो किससे, HI से, तो प्रोडक्ट बन गया C। एक अगर ऐसे बोल दिया जाए एक्सिस में क्या डाल दी जाए,
HI, तो प्रोडक्ट बन गया D। सारे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, इसलिए ये वाली रिएक्शन है ये आपको देख के जानी है। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी, एक रिएक्शन आती है इनके निर्जलीकरण की। निर्जलीकरण में देखो, अगर यहाँ पे आपको जो भी अभिकर्मक दे रखे हैं, जैसे H3PO4 दे रखा है, प्रोडक्ट बना दिया A, अलग प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे रिएक्शन करा दे सांद्र H2SO4 से, प्रोडक्ट बना दिया B, ये अलग प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर बना दे ZnCl2, यहाँ पे प्रोडक्ट दे दे C। तो ये है क्या, इसका निर्जलीकरण है। लेकिन निर्जलीकरण में अगर बात करें तो सब बार जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे, अलग अलग। तो निर्जलीकरण आपको स्पेशली पढ़ के जाना है किसका, ट्राईहाइड्रोक्सी। एक रिएक्शन और देखो, इसकी रिएक्शन आती है किससे, ऑक्जेलिक अम्ल से, COOH। लेकिन यहाँ पे दोनों ही जगह ऑक्जेलिक एसिड है, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाता है A और B। एक तो कहता है एट लो टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट बन गया A, और एक बना देता है हाई टेम्परेचर, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया B। दोनों ही जगह टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है, और टेम्परेचर का इफेक्ट जब बनता है तो यहाँ पे दोनों ही जगह प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अलग अलग। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो आपको देख के जानी है। बाकी एल्कोहल की निर्माण की विधियां और इसकी केमिकल रिएक्शंस दोनों ही क्या है, काफी इजी है। बात करें अगर फिनोल की, तो देखो फिनोल जो है इसको कैसे बनाते हैं, ये जनरल रिएक्शन है। क्वेश्चन ज्यादा कर से आते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो इसमें देखो, एक जो क्वेश्चन है वो तो पूछा जाता है जनरली किससे, फ्रिस पुनर्विन्यास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन पुनर्विन्यास। एक क्वेश्चन आता है लेड्रर माना से अभिक्रिया। एक आती है फिनोल की राइमर टीमान अभिक्रिया। इस तरह से एक दो क्वेश्चंस की और बात करें अपन, तो एक पूछ ली जाती है गाटरमान अभिक्रिया, इसके साथ होबेनहोस अभिक्रिया। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं। इसके अलावा इनसे पूछे जा सकते हैं बिसफिनोल वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, यानी दो तीन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो इनसे बार बार पूछे जाते हैं फिनोल। बाकी जनरल रिएक्शंस जो आती हैं वो कौन से हाइड्रोक्सी ग्रुप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप इजी वे में कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है किसमें, यूनिट सेकंड, जिसमें अपन को पढ़ना होता है एल्कोहल फिनोल ईथर। बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट देखो, इसमें से नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा आती हैं। क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्शन का नाम देगा और आपको पूछेगा ये रिएक्शन लिखो, या दूसरा रिएक्शन लिखी हुई होगी, प्रोडक्ट बनाना होगा और उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो कार्बोनाइल यौगिकों की अगर अपन बात करें, कार्बोनाइल कंपाउंड तो दो है अपने पास में। अगर यहाँ पे एक तो क्या है एल्डिहाइड, एक क्या है कीटोन। सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो अपन ने कहा जनरल रिएक्शंस आती है। जनरल रिएक्शंस में होती है इनकी बनाने की विधियां, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से हमेशा क्या बनता है, कीटोन वगैरह बनता है। एसिड का क्या करा सकते हैं रिडक्शन, उससे भी क्या बन जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं। ठीक है, ये तो इसकी जनरली मेथड्स है। अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। नेम रिएक्शंस में देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको पढ़नी है बनाने की विधियों में अगर बात करूं तो दो नेम रिएक्शन आती है। एक तो आती है स्टीफन अभिक्रिया, साइनाइड के अपचयन से बनती है स्टीफन अभिक्रिया, और एक नाम आता है रोजेनमुंड अपचयन। क्या बनाए जाते हैं, एल्कोहल बनाए जाते हैं। रोजेनमुंड की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, पैलेडियम प्लस BaSO4। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अपचयन। अपचयन में देखो वैसे तो 4-5 रिएक्शन दे रखी है, यानी एल्डिहाइड का भी अपचयन और कीटोन का भी अपचयन। देखिए आपको दे दे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, क्या है ये एल्डिहाइड, अपचयन कराना है तो देखो डबल बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो, क्या बन जाएगा RCH2OH। ऐसे ही अपन को क्या दे दे कीटोन, तो हाइड्रोजन से जोड़ने हैं अपचयन, डबल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो देखो अभी बताया था एल्डिहाइड से क्या बनेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री किससे बन जाएगा कीटोन से।
लेकिन यहाँ पर ये जो रिडक्शन करवा रहे हैं इसके आधार पर इनके कुछ नाम आते हैं। जैसे एक तो आता है किससे, रेड फास्फोरस प्लस HI से, बहुत ही प्रबल अपचायक होता है, सबको लाके छोड़ता है किसमें, एल्केन में। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से किसका, क्लीमेंशन, क्लीमेंशन है अपचेन का। एक क्वेश्चन जो है वो किसका पूछा जाता है, वॉल्फ किशनर। एक तो वॉल्फ किशनर, एक इसी का हुयांग मिलांग अपचेन, हुयांग मिलांग अपचेन, इस तरह से। और एक पूछ लिया जाता है MPV, मीरवाइन पोंडोरोफ वर्ली अपचेन। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में भी देखो जनरली अगर बात करें तो दोनों का ही क्या बनता है, अम्ल बन जाता है, एसिड बन जाता है। इसके अंदर देखो ऑक्सीकरण जिसमें आती है, एक तो रिएक्शन आ जाती है कौन सी, हेलोफोरम अभिक्रिया। एक नाम आता है ओपेनहायर ऑक्सीकरण। याद रखेंगे अपन, 5-6 दे रखे हैं, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। एक अगर बात करें तो कौन सा है, पिनेकोलोन अपचेन। ठीक है, ये तो है जनरल। अब आती है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट उनके देखिए। एक तो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन किस में पाई जाती है, जिनमें क्या उपस्थित होते हैं, एल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, कीटोन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आती है क्रॉस एल्डोल। इसमें देखो एल्डोल में अगर 2 मोल एल्डिहाइड या 2 मोल कीटोन लेते हैं क्षार की उपस्थिति में, वो तो कौन सी होती है, एल्डोल। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले ले तो क्या कहलाएगी, क्रिस एल्डोल। नेक्स्ट आती है अगर बेंजोइक एल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएं तो यहां पर अभिक्रिया होती है कौन सी, बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन में क्या होता है, एल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते। एक नाम आती है पर्किन अभिक्रिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नोवेंजेल अभिक्रिया। नोवेंजेल अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजनों वाले यौगिक से होती है। एक रिएक्शन आती है मैनिश अभिक्रिया, एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड काम आता है, मैनिश क्षार बनता है। एक नाम आती है वीटिंग अभिक्रिया। वीटिंग अभिक्रिया याद रह जाएगी, इसमें कौन आते हैं, फास्फोरस इलाइड्स काम में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बात करें हेलोफोम। हेलोफोम अभिक्रिया किसमें पाई जाती है, जिसमें कम से कम कार्बोनाइल के एक तरफ कितने हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए, 3। तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, हेलोजन आके जुड़ जाएंगे, हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण, हेलोफोम अभिक्रिया। एक दो रिएक्शंस और हैं तो ये अपन को पढ़नी है। इनमें से एक तो रिएक्शन के नाम आ सकते हैं, क्वेश्चन दे देता है निम्न अभिक्रियाओं को समझाओ, एक दे दिया एल्डोल, एक दे दिया पर्किन, एक दे दिया नोवेंजेल अभिक्रिया। या फिर ये रिएक्शंस लिखी हुई होंगी, उनके प्रोडक्ट बनाना है और उनके नाम आपको पहचानने हैं। ये बात हो जाती है किसकी, यूनिट 3 की। एक ध्यान और रखेंगे, ऑक्सीकरण में एक सेलेनियम ऑक्साइड का और ध्यान रखेंगे। एकमात्र ऐसा विकर्मक है जो CH2 ग्रुप को किस में बदल देता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जैसे आपको ये दे दे CH3 को मैं ऐसे लिख दूं CH2H, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, यानी क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। और आपको कहे इसकी ऑक्सीडेशन करा दो सेलेनियम से, तो जो एल्फा पे CH2 होता है उसको बदल देता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और क्या बन जाते हैं यहाँ पे, डाई कार्बोनाइल यौगिक। चलिए जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके, यूनिट 3 के। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 देखिए, 4th यूनिट जो है उसमें दे रखे हैं एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव। सबसे पहले देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH, ये है ना। इसमें अपन को कितने कंपाउंड्स पढ़ने हैं, 4। देखो सबसे पहला अगर बात करें तो पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल यही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एसिड। दूसरा पढ़ना है अपन को असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ऐसा एसिड होगा जिसमें एक तरफ क्या लगा रहेगा, डबल बॉन्ड, और एक जगह एसिड। एक जगह अपन को पढ़ना है हेलो एसिड, हेलो
एसिड। हेलो एसिड क्या होते हैं, जिसमें यहाँ पर एक क्या जुड़ी रहेगी, हेलोजन, और क्या लगा रहेगा, एसिड रहेगा। ये है एल्फा पे हो सकती है तो एल्फा हेलो एसिड, बीटा पे है तो बीटा हेलो एसिड, गामा पे है तो गामा हेलो एसिड्स। नेक्स्ट बात करें तो क्या हो सकते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी एसिड या मोनोबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, एसिड जो है उसके साथ में कौन सा ग्रुप लगा रहेगा, OH। जिसकी बात करें एल्फा पे है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा पे है तो क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा पे है तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड। इनको बनाने की विधियां बड़ी कॉमन है, इनको याद रखनी है, केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शन एक बार किस में पढ़ लेंगे इसके अंदर, वही रिएक्शन इसमें हो जाएगी, लेकिन दो टाइप की। एक तो किसकी हो जाएगी, एसिड की जो यहाँ पड़ी है, एक किसकी हो जाएंगी, एल्कीन की, एक हो जाएंगी दोनों की साथ। यहाँ पे देखो एक रिएक्शंस किसकी हो जाएंगी, नॉर्मल हेलोजन की, एक किसकी हो जाएंगी, एसिड्स की, एक हो जाएंगी इन दोनों की कॉमन। यहाँ पे देखो सेम वही, एक कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक किसकी हो जाएंगी, एल्कोहल, एक दोनों की कंबाइंड। इनकी कंबाइंड रिएक्शन में बात करें तो याद रखना आप ताप का प्रभाव, क्योंकि जब अपन एल्फा, गामा, बीटा या गामा इन तीनों को गर्म करते हैं तो तीनों से अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है जी, ये है इसके अंदर। एक रिएक्शन याद रखनी है आपको, HVZ, नाम होता है हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या होता है, एसिड के साथ में जो भी ग्रुप जुड़ा होता है, ये माइनस आई इफेक्ट के कारण यहाँ वाले हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकलते हैं और हाइड्रोजन हटते जाते हैं, और यहाँ पर फॉस्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन जुड़ते जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। काफी बार ये रिएक्शन है, ये पूछ ली जाती है। तो इसमें तो हो गया ये। अब बात करते हैं तीन और कंपाउंड्स की। तीन और जो कंपाउंड्स दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, तो इन चार कंपाउंड्स में से बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल एसिड्स के। अब देखो एक दे रखा है डाईहाइड्रोक्सी, देखो क्या दे रखे हैं, अपने पास में क्या होना चाहिए, एसिड, डाईहाइड्रोक्सी नहीं सॉरी, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने होंगे, 2, और यहाँ पर ये वाला जो कहलाता है क्या कहलाएगा, मेलेइक अम्ल कहलाएगा। एक दे रखे अपने डाईहाइड्रोक्सी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या पढ़ना अपन को, दो क्या होने चाहिए, COOH, दोनों के H हटा के क्या लगा दें, OH। इसका नाम होता है मेलेइक, इसका नाम होता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, दो इसमें हाइड्रोक्सी है और ये कैसा है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कैसा था, मोनोहाइड्रोक्सी डाई कार्बोक्सिलिक, या डाई हाइड्रोक्सी। अब देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक, जिसमें कितने ग्रुप जुड़े होने चाहिए, COOH 3। तो देखिए इसके अंदर अपन को एग्जाम्पल दे रखा है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल क्या होता है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप जोड़ देना है अपन को, OH, तो ये हो गया कौन सा, सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे इनके नियम बनाने की विधियां कम पूछते हैं, इनके खुद की रिएक्शंस क्या पूछते हैं ज्यादा। जैसे इसकी अभिक्रिया हेलोजनों से करवा दे तो क्या बनेगा, इनका जल से अभिक्रिया करा दे तो क्या बनेगा, इनका ताप की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड है ये तो किस में दे रखे हैं, इसमें पार्ट फर्स्ट में, यानी यहाँ से क्वेश्चन कितना आएगा, 1। अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए एसिड के क्या दे रखे हैं, 4 डेरिवेटिव्स। देखिए कौन कौन से होते हैं, RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके 4 डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो देखिए एक अपन ने क्या किया, OH को हटाकर क्या लगा दिया, NH2, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए इसकी अभिक्रिया करा दें, किससे, अमोनिया, NH2, तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, NH2। ये तो हो गई इधर से इधर। अब एमाइड से एसिड कैसे बनाते हैं, इसका रिएक्शन वापस किससे करा दो, जल अपघटन। जल अपघटन कराते यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH2 और H, वापस अमोनिया, और यहाँ से क्या बन जाएगा, OH। यानी एसिड के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं उनका जल अपघटन कराते हैं तो वापस क्या बन जाता है, अम्ल। दूसरा देखो
हैलाइड बनाते हैं, OH को हटाकर X लगा दो, इसकी रिएक्शन इधर से इधर करानी है, रिएक्शन करा दो किससे, HX, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या जुड़ गया, हैलाइड, ये बन गया एसिड हैलाइड। अगर इसका रिडक्शन करा दें, जल अपघटन करा दें, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX, वापस आके कौन जुड़ जाएगा, OH। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर इसकी बात करें अपन, तो अपन ने कहा अम्ल की अभिक्रिया करा दो किससे, एल्कोहल से, ROH, तो क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसको बोलते हैं एस्टर। वापस इसका जल अपघटन करा दो, क्या बन जाएगा, एसिड। और एक होता है एसिड का एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है, तो अपन ने कहा इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, एसिड से, तब तो बन जाएगा एनहाइड्राइड। जल अपघटन करा दो तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। तो अपन ने कहा एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं, एमाइड, हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। तो अब देखो यहाँ बहुत सारी रिएक्शंस हैं, अम्ल से चारों बना सकते हैं तो टोटल 4 रिएक्शन, एस्टर से ये चारों बना सकते हैं तो एक, ये दूसरी रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन, पहले इसको एसिड फिर इसमें बदल दो, टोटल कितनी हो गई, 8। अब देखो हैलाइड से भी ये चारों बना सकते हैं, कितनी रिएक्शन हो गई, 12, एक बन गया, 2, तीसरा कंपाउंड और ये चौथा, फिर इससे भी ये चारों बना सकते हैं तो कितनी रिएक्शन हो गई, 20, और फिर इससे भी ये चारों बना सकते हैं, टोटल कितनी रिएक्शन हो गई, 24। यानी हर एक से, जैसे पूछ ले एस्टर से इनका संश्लेषण कैसे किया जा सकता है, आराम से बता सकते हैं, हैलाइड से इनका संश्लेषण कैसे किया जा सकता है, एनहाइड्राइड से इनका संश्लेषण, या एमाइड से इनका संश्लेषण, ये क्या होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है, हैलाइड का, एमाइड का, एस्टर का, या फिर एनहाइड्राइड का। ये है अपनी यूनिट 4। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट कौन सी है, एन कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन युक्त यौगिक। देखिए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं वो दे रखे हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से दे रखे हैं, देखो पढ़ना सबका सेम ही है, बनाने की विधियां और फिर उनकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या दे रखा है, नाइट्रो एल्केन, यानी आर ग्रुप के साथ में क्या जोड़ देना है, NO2, क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन। दूसरा देखो अगर इसकी बात करें तो क्या दे रखी है अपने, एरोमेटिक ग्रुप पे क्या जोड़ दो, नाइट्रो, तो क्या बन जाएगी, नाइट्रो बेंजीन। ये वाला जो कंपाउंड है इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है और प्लस इनका अपचयन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो क्या बन जाएगी, ये नाइट्रो और ये क्या बन जाएगी, बेंजीन। बात करें इसके अपचयन की, क्वेश्चन आता है अपचयन का, माध्यम का फर्क पड़ेगा, अम्लीय माध्यम में प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्षारीय माध्यम में प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उदासीन प्रोडक्ट में क्या बनेगा। 3 प्रोडक्ट बनेंगे, तीनों क्या बनेंगे, अलग अलग। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या करें, हेलो ग्रुप जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, हेलो नाइट्रो बेंजीन। यानी बेंजीन है उस पे 2 ग्रुप हैं, तो देखो एक तो हेलो है, अब नाइट्रो को कहाँ जोड़े, तो एक तो कंपाउंड बन सकता है या तो ऑर्थो पे और या फिर कहाँ पे जोड़ दें अपन, पैरा पे। ये दोनों तो एक जैसे हो गए, ऑर्थो पैरा नाइट्रो, या फिर अपन इन दोनों को कहाँ पे जोड़ सकते हैं, एक दूसरे की मेटा स्थिति पर। फिर आती है इनकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी विक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही, या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया। और इन दोनों के अंदर कौन सी रिएक्शन कैसे होगी, पहले किसको जोड़ेंगे बाद में किसको जोड़ेंगे, इस टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल क्या होता है, बेंजीन है, सभी स्थितियों पर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, NO2, और ये क्या है, OH, ये क्या कहलाता है, पिक्रिक अम्ल। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंपाउंड आते हैं कौन से, एमीन। एमीन्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ क्या क्या पढ़ने हैं, अमोनिया, अमोनिया का एक H हटा के R जोड़ दो, RNS2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। एक R और हटा दो तो क्या बन गया, R2NH, 2 डिग्री एमीन।
एक H और हटा दो, क्या बन गया R3N, 3 डिग्री एमीन। एक R और जोड़ सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, R4N प्लस, इसको बोलते हैं। अब देखो ये एमोनियम आयन है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव, जैसे OH माइनस, तो इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। तो कंपाउंड कितने हो गए, अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, चतुष्क अमोनियम लवण। सबसे ज्यादा पढ़ने हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। एक तो क्वेश्चन आता है एमीनो का पृथक्करण कैसे किया जाता है, एमीनो का पृथक्करण। तो पृथक्करण करने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, दो विधियां हैं। एक तो कौन सी है, हाफमान विधि, हाफमान विधि, और एक इनकी विधि कौन सी होती है, अमोनिया अपघटन विधि। और अगर लास्ट अगर बात करें इनके पृथक्करण के बाद में, तो एक कंपाउंड और है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण। और ये डाइएजोनियम लवण जो है ये कैसे होता है, बेंजीन, एज अ वर्ड काम में लिया जाता है नाइट्रोजन के लिए, डाइएजो तो 2 नाइट्रोजन प्लस, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस लगाना है, जैसे OH माइनस या Cl माइनस, कुछ भी लगा सकते हैं अपन। ये कहलाता है डाइएजोनियम लवण। क्या काम है इसका, जैसे अपन कहते हैं RMGX होती है, RMGX लेते हैं ना, ग्रीनियर अभिकर्मक, इससे अपन जनरली सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। वैसे ही अगर इस कंपाउंड को लें तो जनरली सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। तो इससे क्या बनाते हैं, क्वेश्चन आता है कोई सा भी 2,4 डाई नाइट्रो दे दे या कोई भी कंपाउंड दे दे, बोले डाइएजोनियम लवण से इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं अपने पास में, पहला नाइट्रो एल्किन, फिर नाइट्रोबेंजीन, फिर हेलो नाइट्रोबेंजीन, फिर पिक्रिक अम्ल, उसके बाद में एमीन। एमीन वाला थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना अपन को कि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, कर्टियस अभिक्रिया है, लोसेन पुनर्विन्यास है, हाफमान पुनर्विन्यास है, स्मिट अभिक्रिया है, इस तरह से। और एक है डाइएजोनियम लवण। ठीक है जी, तो देखो ये है अपनी पांचों यूनिट, और पांचों यूनिट में से आपको क्या क्या पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या हर साल जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उसका पूरा डिटेल में बता दिया गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको लग रहे हैं उनके लिए PDF जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप स्पेक्ट्रोस्कोपी UV वाला देख लें, दो क्वेश्चन एल्कोहल फिनोल वाले देख लें। यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शंस हैं वो पढ़ के आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दो क्वेश्चन किस में से आएंगे, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स में से। टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इनमें सारे क्वेश्चन वैसे इजी हैं, जो टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।